मेरा काम मेरी परिभाषा पूरी हो जन जन की आशा, इस मकसद को लेकर के मैं आगे बढ़ा और मुझे इस बात की खुशी है कि जनता ने बेइंतहा प्यार दिया, नौजवानों ने साथ दिया, माता बहनों ने ममता रखी और मैं आगे बढ़ता चला गया। राजनीति में ये मेरा खुला चैलेंज है कि राजनीति में जिस दिन कोई एक स्पॉट, एक निशान भी हम पे ढूंढ देगा कि हम कहीं किसी भ्रष्टाचार में, किसी बेईमानी में, किसी रिश्वत में, किसी लेन देन में शामिल रहे हैं, उसी दिन राजनीति छोड़ के अपने खेत में हल चलाने के लिए चले जाएंगे। ये मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था। मुझे चलने की धुन है और संघर्षमय से अपने राह को खोजने की धुन है। राजनीति की हर सीढ़ी मैंने पब्लिक के प्यार से तय की है। कल भी देशभक्ति अपने मन में थी, आज भी है और जब तक जिंदा हूं देशभक्ति मेरे मन में रहेगी। समाज की समरसता के लिए हम हर मुमकिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भाव नहीं, कोई धर्म भाव नहीं, हम सबके लिए हैं। कोशिश करते हैं कि देश की जो हमारी पुरानी गंगा जमनी तहजीब है वो भी जिंदा रहे और सब लोग मिलकर के देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मकसद है। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा ये नहीं तो और क्या सोच सकता। जब भी दोबारा कभी मौका मिलेगा, मैं निश्चित तौर से अपने आप को साबित करूंगा कि एक अच्छी राजनीति कैसे की जा सकती है। विश टॉक का ये सेगमेंट आज बहुत ही खास है क्योंकि मैं जिसको लेकर के आया हूं वो ना सिर्फ एक व्यवसायी हैं बल्कि उनके इतने किरदार हैं कि आप किसी भी सेगमेंट में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं उनके काम आपको दिख जाएंगे। अमूमन आदमी एक जिंदगी में एक ही किरदार सही तरीके से निभा पाता है, लेकिन यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो राष्ट्रीय प्लेयर भी रहे हैं। उनके पास जो जर्सी मिलती है वो जर्सी भी है। जब वो चुनाव में गए तो वहां भी उन्होंने झंडा गाड़ा। वो ना सिर्फ लोकसभा और विधानसभा जीते बल्कि मंत्री भी रहे हैं और उस दौर के जो बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं उनको शिकस्त भी दिया है। उनको दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं। कुछ लोग उनको शेरे हिंद कहते हैं तो कुछ लोग बाहुबली कहते हैं। आज मैं उन्हीं का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने वाला हूं। आज हमारे साथ हैं डीपी यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर जी। सर, ये डीपी यादव कौन है? क्योंकि आप जब जाते हैं ना किसी प्लेटफॉर्म पे ढूंढने के लिए तो आपके पीछे बहुत कुछ मिलता है। एक दूध वाले का बेटा और एक इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। देखिए सर्वेश जी, मैं गांव और देहात के एक मध्यम वर्गीय किसान का सीधा साधा सा आदमी हूं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और मैंने हमेशा आम जनमानस के हित की, गरीबों के हित की, नौजवानों के इंटरेस्ट की बातें की हैं। चाहे राजनीति हो, चाहे किसानों का खेत और खलियान हो, हर जगह मैंने सोचा कि किसी तरह भी गरीब और देहात के लोगों की या नौजवानों की, हमारी बहनों की हालत सुधर जाए, संवर जाए। और हमारा जो नौजवान वर्ग है जो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है, कल भी था, आज भी है, उसको किसी तरह रोजगार की तरफ ले जा करके कुछ ऐसा बता पाएँ ताकि उसके जीवन यापन की समस्या दूर हो और वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से बसर गुजर कर सके। इन तमाम बातों को लेकर चाहे मैं विद्यार्थी जीवन में रहा हूँ और चाहे सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ, चाहे बिजनेस में हूँ, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है। क्या ये सही है कि आप एक लेखक हैं, एक खिलाड़ी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन तो आप हैं ही? हाँ, मैंने किताबें भी लिखी हैं। ये मेरा शौक़ है, आज से नहीं, कॉलेज टाइम से ही शौक़ है और मुझे कविताएँ लिखने का शौक़ है। कविताओं की करीबन 6-7 किताब मैंने लिखी हैं जो माननीय चंद्रशेखर जी से लेकर वेद प्रकाश वैदिक तक जिनका इनॉग्रेशन किया है। और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी भी है, गर्व तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझको कोई बड़ा कवि होने का गलतफहमी कभी रही नहीं है, आज भी नहीं है, बल्कि तकलीफ से, संघर्ष से, समाज से और जो नेचर, प्रकृति से रूबरू होने के बाद जो शब्द जबान और दिमाग में आते हैं उन्हें कलम के द्वारा अपने पन्नों पर उकेर देता हूँ, लिख देता हूँ और वो किताब का रूप में पाठकों तक पहुँचती है।
ये पक्ष बहुत कम लोग जानते हैं, क्यों? मतलब देखिए सर्वेश जी, इस पक्ष को बताने की कभी कोशिश भी नहीं की, और वो कोशिश इसलिए नहीं की गई, मेरी ज़िंदगी के कई पहलू अनदेखे हैं और वो इसलिए रह गए कि हमने, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ कहा, हमको कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या इसलिए नहीं दी सफाई कि जो सच्चाई से परे की चीज़ें हैं उन पर हम क्या सफाई दें। लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे बताना चाहिए था और पत्रकारिता में भी जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि असलियत क्या है। लेकिन उस असलियत को अनदेखा, अनजाना लोग करते रहे और मैं भी चलता रहा, क्योंकि मुझे चलने की धुन है और संघर्षों में से अपने राह को खोजने की धुन है। इसलिए मैंने कभी किसी को कोई बहुत बड़ी सफाई नहीं दी। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, कोई बाहुबली लिख गया, कोई बहुत चर्चित नेता लिख गया, कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ही झगड़ालू किस्म का विद्यार्थी लिख गया। इन चीज़ों की परवाह इसलिए नहीं की कि इन सब परिधि में मैं आता नहीं हूँ, ये मेरी परिभाषा नहीं है। मेरी परिभाषा तो है, मैंने ही अपने एक चुनाव में लिखा था कि मेरा काम, मेरी परिभाषा पूरी हो जन जन की आशा। इस मकसद को लेकर के मैं आगे बढ़ा और मुझे इस बात की खुशी है कि जनता ने बेइंतहा प्यार दिया, नौजवानों से साथ दिया, माता बहनों ने ममता रखी और मैं आगे बढ़ता चला गया। आपने जन जन की अभिलाषा पूरी भी की है, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं अब भी। मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सोशल मीडिया इस ज़माने का टूल्स है और आप आज भी उस पर सक्रिय हैं। आपने बाहुबली की बात की या वर्चस्व की बात की, तो क्या एक किसान का बेटा अपने जुझारू स्वभाव को लेकर के सियासत के इतने ऊंचे शिखर पे गया, इसलिए बाहुबली उसको बना दिया गया? मैं समझता हूं कि आज भी देश और प्रदेश का नौजवान बहुत अच्छी तरह मुझे प्यार करता है, चाहता है, और सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, हजारों, लाखों नौजवान मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपके साथ राजनीति करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और मैं भी कभी इनकार तो नहीं करता। ये बात अलग है कि मैं दूसरी अपने व्यापार में भी व्यस्त हूँ, अपने स्कूल कॉलेजों में भी व्यस्त हूँ और खेल खिलाड़ी के रूप में भी रहा हूँ, तो उन कार्यक्रमों में भी व्यस्त हूँ। जितना वक्त मिलता है मैं आज भी उस समाज के लिए ज़रूर देता हूँ जो तकलीफ़ में है, अभाव में है, परेशानी में है, या जिसे विश्वास की ज़रूरत है। हम सियासत पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, लगभग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कितने लोगों को आप रोजगार मुहैया करवाते होंगे? देखिए, आज जितना मैं सोचता हूँ, मेरा परिवार कम से कम आज 15 से 18,000 लोगों को रोजगार देता है और करीबन 20,000 बच्चे, जो छोटे गरीबों को, गांव देहातों के परेशान लोगों के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल कॉलेजों में हम शिक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों काम बेहतर हों, कहीं किसी की शिकायत ना मिले। इसीलिए कई बार परेशान भी रहते हैं, कभी हाथ भी तंग हो जाता है, कभी परेशानियों का भी सामना करता पड़ता है। तो इन संघर्षों की लाइन में होकर के ज़िंदगी जीने का काम हमने किया है। तकलीफ़ ज़रूर होती है, निराशा भी होती है कभी कभी, जब परोक्ष रूप में उसका समर्थन नहीं मिलता या सहयोग नहीं मिलता, लेकिन मैंने कभी उन बातों की परवाह नहीं की है और मैं ईश्वर का नाम लेकर के या दोस्तों के प्यार के और सहयोग के सहारे हमेशा आगे बढ़ता रहा हूँ। और आज भी अनवरत मेरी वही कोशिश है कि मैं लोगों का, गरीबों का, नौजवानों का भला करता रहूँ, उनकी बातें सुनता रहूँ, उनका काम करता रहूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी दशा और दिशा बदलने में आपका बड़ा योगदान रहा है। क्या ये जब आप पॉलिटिक्स में थे तभी आपने किया या अनवरत जारी है? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने बताया आपको, और किसान का हर काम, यानी खुरपी, फावड़ा, दराती, हंसिया, बसूला, आरी, रहट, कोलू, सब चलाना मुझे आता है। ये सब किसानी के काम हैं। और जौ, चना, बाजरा, मक्का, गेहूँ, मटर, सब कुछ बुआई करके खेतों में उगाना आता है। आजकल गन्ना ज़्यादा उगाता हूँ क्योंकि गन्ने से ताल्लुक़ रखने वाली इंडस्ट्री में भी हमारा परिवार है, इसलिए गन्ने की खेती करने का विशेष अनुभव है और बाकी फसलों को खूब अच्छी तरह पैदा करने का और आगे बढ़ाने का, किसान को उन्नत बीज दे करके अपनी बात को मजबूत करने का काम और किसानों को मजबूत बनाने का काम आज भी करता हूँ। आपको लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मिसाल दी जाती है कि जेब में चवन्नी नहीं और कोई भी बन सकता है चीनी मिल का मालिक, और वो कहते हैं कि हौसला हो तो डीपी यादव जैसा। ये कहानी क्या है चवन्नी और चीनी मिल की? देखिए, बुनियादी तौर पे हम किसान लोग गरीब तो
थे, लेकिन नोएडा में हमारे जो परिवार की ज़मीनें आईं तो नोएडा अथॉरिटी से हमको उन ज़मीनों का मुआवजा मिला। अच्छी खासी ज़मीनें थीं, तो लाखों करोड़ों रुपए के रूप में हमको मुआवजा मिला। उससे हमने अपना काम धंधा शुरू किया। उससे पहले भी मैं व्यापार में था, तब आर्थिक अभाव में कोई व्यापार की बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नोएडा से मुआवजा मिलने के बाद में हमने अपने व्यापार को फैलाया और हम इंडस्ट्री में गए। आज ईश्वर की मेहरबानी है कि व्यापारिक तौर से इंडस्ट्री में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी मौजूदा सरकार है वो अच्छी अच्छी स्कीमें दे रही हैं इंडस्ट्री में। कई इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, कई दूसरे उनमें व्यापारों में और इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को बना रहे हैं। तो इस सरकार का साथ लेकर के और हम तेज़ी से आगे जाएंगे, ऐसा मेरा सोच है। क्या हम ये जान सकते हैं कि लगभग ये किसान का बेटा वन्नी से चीनी मिल कितनी चीनी मिलों का मालिक बन गया होगा? देखिए, चीनी मिल तो कुल मिला करके जो मेरे परिवार, मेरे साथियों के 4-5 चीनी मिल हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं, अच्छा हम लोग कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। और रोजगार लोगों को लगातार, मैंने बताया ना, कम से कम 20,000 लोग हमारे साथ में, हमारे साथी बनकर, नौकर बनकर नहीं। हम मालिक और नौकर के हिसाब से नहीं चलाते अपने व्यापार को, साथी और सहयोगी बना करके चलाते हैं। उनके लिए भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा अपने लिए सोचते हैं, इसलिए उन तमाम लोगों के सहयोग के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। आपके मैंने देखा है कि फेसबुक पेज भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी। आपके फैन लोग भी चलाते हैं उसको, और उस पर लगातार मांग आ रही युवाओं की। आज भी युवा आपके लिए पागल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कह रहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। कभी आपने फिर सोचा? देखिए, अब सवाल ये है कि जब कभी मन में आता है और खेतों की तरफ जाता हूँ तो खेतों में हल चलाने का, ट्रैक्टर चलाने का भी काम कर लेता हूँ। अब आज का जो लेटेस्ट तकनीक का युग है, उसमें राह चलता कोई नौजवान, पेड़ पे चढ़ा कोई नौजवान वीडियो बना लेता, डाल देता, डीपी यादव ट्रैक्टर चला रहा है, कोई कहता है यहाँ शूटिंग हो रही है, कोई कुछ कहता है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ नौजवानों की हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आज भी मैं उस काम से, जो अपने गौशाला के रूप में पशुधन कह लीजिए, धन तो धन को कहते हैं, लेकिन दूसरा धन का नाम पशुधन है, तो गोधन भी है। तो हम लोग चूँकि बुनियादी तौर पर किसान हैं और गाय को बेनता प्यार इसलिए भी करते हैं कि हमको तो वैसे भगवान कृष्ण की गीता से भी ये शिक्षा मिली है कि गाय का पालना और उसके दूध को पीना, उसके घी को खाना एक शरीर में ताकत और अच्छी रवानी पैदा करता है। तो उसको लेकर के भी हम लोग सचेत हैं और गौओं के रूप में, गायों के रूप में करीबन हर फैक्ट्री में ही हमारी 15, 20, 25, 30 गायों की गौशालाएँ हैं, जहाँ से हम अपने अधिकारियों को, उनके बच्चों को, पढ़ने वालों को एक शुद्ध रूप में दूध और सब्जियाँ देते हैं, ताकि हमारे साथ काम करने वाले लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। इधर बीच मैंने आपके 2 पोस्ट देखे थे जिसमें आपने मंदिर मुद्दे को लेकर बधाई दिया था। अभी एक पोस्ट आपकी कल की है, कल की आश्रम को लेकर के। उसमें ये कहा गया कि आप तमाम उन लोगों के साथ हैं जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को ये लग रहा है कि आप वापस से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारी सनातन पुरानी संस्कृति जिंदा रखने के लिए, अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। और हम लोग तो वेद मंत्र बोलकर यज्ञ और हवन करने वाले लोग हैं। तो हमको तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पिताजी ने बचपन से ही यज्ञ और हवन करने सिखाएं, वेद मंत्र बोलने सिखाएं। और समाज की समरसता के लिए हम हर मुमकिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भाव नहीं, कोई धर्म भाव नहीं, हम सब के लिए हैं। तो कुल मिलाकर के जब कल की धाम की उद्घाटन हो या राम मंदिर का या मथुरा का, तो ये सब हमारी संस्कृति है, ये धरोहर है, इस देश की विरासत है। तो इसको संजो कर रखना, इसको आगे बढ़ाना, ये देश के सभी लोगों का काम है। तो हम सभी की इज्जत करते हैं, सभी को इज्जत देते हैं और कोशिश करते हैं कि देश की जो हमारी पुरानी गंगा जमनी तहजीब है वो भी जिंदा रहे और सब लोग मिल करके इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मकसद है। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा ये नहीं तो और क्या सोच सकता है। लेकिन आप सफल पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या वापस से हर कोई, मैं भी 3 बार से यही पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब जो लोग पूछ रहे हैं उनको क्या बताया जाए? नहीं, उससे इनकार नहीं है। अगर मुझको अच्छा अवसर मिलेगा तो ज़रूर मैं पब्लिक के बीच अब भी काम करता रहता हूँ, तब भी काम करूँगा। और मेरे किए गए कार्य लोगों में सराहनीय हैं, चाहे बुलंदशहर विधानसभा रही हो, चाहे संभल लोकसभा रही हो, चाहे बदायूं लोकसभा रही हो, हमने काम किए हैं।
बहुत दूर दूर तक लोग जिन्हें आज भी याद करते हैं। तो अगर कभी हमको अवसर मिला तो हम ज़रूर एक अच्छी राजनीति को और अच्छे ढंग से लोगों के कामकाज को साथ देने का काम करेंगे। क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेंगे, अच्छे कॉलेज स्कूल देंगे और रोजगार की व्यवस्था देंगे। अभी मैं जब इंटरव्यू करने आ रहा था तो पढ़ रहा था आपके ही पेज पे जा करके, तो वहाँ एक पोस्ट पड़ी थी जहाँ पे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आप अपनी उन पुरानी जगहों से आके लड़ जाइए एक बार, और हम लोग तैयार हैं इसके लिए, कुछ अधूरे काम है पूरा करना है। आपने सड़कें बनवाई, आपने स्कूल बनवाया, आपने रोजगार दिया, और उसमें जो मैक्सिमम वो यूथ है जो आपसे मिला भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ का यूथ आपसे मिला होगा, और वो वापस से आपको अपने बीच में चाहते हैं। हाँ, खैर मेरे पुराने क्षेत्रों में इतनी भारी डिमांड है, मांग है कि मेरे को वैसे भी हज़ारों नौजवान फ़ोन करते रहते हैं, क्योंकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को 24 घंटे कभी बंद नहीं करता, और ना कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर किसी की बेल आए मैं उसको अटेंड ना करूं। इसमें कई लोग अचरज में भी जाते हैं, पत्रकार बोलते हैं कैसे करते हैं आप लोग, इतनी एनर्जी कहाँ से है? तो एनर्जी तो ईश्वर देता है, कुछ हमारे आचार विचार देते हैं, कुछ हमारा चरित्र देता है, तो उसको उसी तरीके से रखते हैं। आज भी जो लोग हमसे कहते हैं कि ये सड़कें आपकी बनवाई हुई हैं, स्कूल कॉलेज आपके बनवाए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ, आगे भी अवसर मिला तो जरूर बनवाएंगे, जरूर आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए लोग वापस से ये जो चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रों में कि आप आ जाएं वापस। हाँ, लोग चाहते हैं ऐसा कि मैं उनके बीच रहूं और उनके लिए शिक्षा का, रोजगार का और खेल कूद के मैदानों का वो प्रबंध किया जाए। अच्छा, चुनाव आते ही लगातार लोग अपने आप भी आपके बारे में खबरें छापने लगते हैं। हाँ। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो आपका स्टेटमेंट तो नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि आप लड़ने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। नहीं, मैं लड़ने से इनकार नहीं कर रहा हूँ अब भी, लेकिन अभी ऐसा तो कुछ सोचा नहीं कहाँ से लड़ना। मेरे लिए तो वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी अगर गिनती गिनूँ तो कम से कम 8, 10, 15 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जहाँ से मैं लड़ सकता हूँ, जहाँ मेरे हजारों लाखों साथी हैं, चाहे स्कूल कॉलेज के हों, चाहे व्यापारी दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीति करने वाले लोग हों, तो कहीं से भी लड़ा तो जा सकता है। अभी पिछली बार मुझे एक आपका समर्थक मिला था, समर्थक नहीं, मैं कहूँगा कि आपको चाहने वाला मिला था, बिल्कुल यंग एज का लड़का था, व्यापारी था। वो आपको देखा तो बहुत अभिभूत था, उस प्रोग्राम में मैं भी था वहाँ पे, तो तभी मैंने ये मन बनाया कि आपका एक इंटरव्यू करना है मुझे। मैंने उससे पूछा कि भाई आप इतने उत्साहित क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं जब छोटा था तो मैंने सुना था कि जब मंत्रियों की गाड़ी चलती थी और पॉलिटिशियन की गाड़ी चलती थी तो लोगों के यहाँ हूटर बजते थे और सायरन बजते थे, लेकिन जब मंत्री जी की गाड़ी जाती थी तो उसमें डीपी 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 बजता था। ये क्या एक कहावत है या ये सच ऐसा ही है? देखिए, 2-3 बातें हैं। वैसे तो मैंने अपनी गाड़ियों पे कभी कोई नंबर प्लेट नहीं लगाया, मुझे इस बात का बहुत शौक नहीं है कि उस पर सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री ऐसा कुछ लिखूं, क्योंकि लोग जानते हैं और उसे लिखने का कोई बहुत बड़ा औचित्य भी नहीं है। ये तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स है कि हम बेवजह गाड़ियों पे, लेकिन मैं उस बात को भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं ले जाना चाहता। लोग जैसा भी करते होंगे अपने तरीके से करते होंगे, लेकिन सायरन तब बजते थे, इस सरकार ने बंद किया। वैसे अच्छा ही किया, शोर शराबा जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। तो अब ऐसा गाड़ी में चूँकि मेरे पास तो Z+ सिक्योरिटी भी रही है और दूसरी सिक्योरिटियाँ भी रही हैं, तो सायरन बजने वाली गाड़ियाँ तो आगे पीछे होती थी। अब लोग ज़्यादा जोश में आकर, उत्साहित रूप में आकर उन चीज़ों को जोड़ लेते हैं कि भाई आगे वाली गाड़ी में सायरन बज रहा है, डीपी 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 कर। मुझसे भी कहा हजारों लोगों ने, अच्छा क्या जी वो गाड़ी अब कहाँ गई आपकी जो डीपी डीपी बोलती थी? तो अब क्या बताएं, लोगों का सोच है, उनकी अच्छाई है, बेचारे ऐसा सोचते हैं। आप Z+ सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था और मुझे याद भी, मैं छोटा था, जब आपका नाम आता था तो आपको मिनी CM के रूप में उत्तर प्रदेश में देखा जाता था। एक सियासत का वो दौर था आपका। वो मिनी CM की कहानी क्या है? और कहते हैं कि मुलायम सिंह की बड़ी मदद किया है आपने। आज भी शिवपाल जी आपकी राह देखते हैं, पिछली बार बड़े चर्चे में था कि आप शिवपाल जी के साथ जा रहे हैं। देखिए सर्वेश जी, आपसे मेरी बहुत लंबी पहचान तो नहीं है, लेकिन एक बात आपके सामने साफ कर देना चाहता हूं और जनता के सामने कि मैं कभी भी राजनीति में किसी बात का दोषी नहीं रहा, ना मैंने राजनीति में कोई घटिया काम किया। मैं तो हमेशा शुद्ध रूप से, निष्पक्ष भाव से लोगों का काम करता हूं। बेशक कुछ लोगों ने कुछ लिखा, कुछ लोगों ने कुछ लिखा, कई लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए, कई लोगों ने उल्टे सीधे केसों में फंसाने की भी कोशिश की। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने तो यहाँ तक कर दिया कि जहाँ का मैं सिटिंग सांसद था उसी सीट पर ले जा कर के जो बहुत बड़े नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका नॉमिनेशन करा दिया, हमको पता भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के ऐसी रचनाएं कुछ ज्वेलसी रखने वाले लोग या राजनीतिक बदले की भावना से काम करने वाले लोग
रखते रहते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत नुकसान किया, बहुत तकलीफ में हमको डाला, कई उल्टे सीधे केसों में भी हमको फंसाया, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है और माननीय न्यायालय का निष्पक्ष न्याय है कि हमको हमेशा उन केसेज में बाइज्जत आने का मौका मिला और ऐसा कोई दोष था ही नहीं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स भी नहीं किए कि मैं उनके लिए कोई इधर उधर की बात करूं। और राजनीति में ये मेरा खुला चैलेंज है कि राजनीति में जिस दिन कोई एक स्पॉट, एक निशान भी हम पे ढूंढ देगा कि हम कहीं किसी भ्रष्टाचार में, किसी बेईमानी में, किसी रिश्वत में, किसी लेन देन में शामिल रहे हैं, उसी दिन राजनीति छोड़ के अपने खेत में हल चलाने के लिए चले जाएंगे। ये मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था, क्योंकि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके और राजनीति में आया था तो गांव के लोगों ने गांव का प्रधान बना दिया था और गांव के लोगों के प्रधानी के बीच में काम करते हुए ब्लॉक प्रमुख बन गया, ब्लॉक प्रमुख से विधायक बन गया, विधायक से मंत्री बन गया, मंत्री से मैं सांसद बन गया, लोकसभा में गया, राज्यसभा में। तो राजनीति की हर सीढ़ी मैंने पब्लिक के प्यार से तय की, तो उसमें कोई दुराव मेरे मन में नहीं है। जब भी दोबारा कभी मौका मिलेगा मैं निश्चित तौर से अपने आप को साबित करूंगा कि एक अच्छी राजनीति कैसे की जा सकती है, क्योंकि वही मैंने अपने मरहूम पिताजी को ज़बान भी दी थी, वचन भी दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करना चाहते हो, मैंने कहा जी राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मत जाओ, राजनीति में वो पटेल और वो गांधी का युग नहीं रहा है, अब आपको अपनी तरफ, अपने व्यापार में, अपने कामों में ध्यान लगाना चाहिए। तो मैंने कहा पिताजी से कि ऐसी बात नहीं है, राजनीति में अब भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं और आज भी अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर जाना ही चाहते हो तो दो बातें मान लेना कि एक तो कभी नंगे पैर भी रह जाओ, तुम्हारे पास एक कौड़ी का भी अभाव हो जाए तो ज़िंदगी में कोई बेईमानी मत करना। दूसरे, अगर कभी तेरे कान में दूर से किसी गरीब की दुख भरी आवाज़ आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके भी उसकी रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम करना। बस इन्हीं बातों को गुरु मंत्र मान करके मैं राजनीति में आ गया। आज भी वो विचारधारा बदस्तूर है, लगातार है, और जितना वक्त और जितना अवसर मुझे मिलेगा निश्चित तौर से मैं अपने पिताजी को दिए गए वचनों को याद रखूंगा और उसे पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आखिरी दो सवाल और मेरे रहेंगे। एक तो ये कि आपके राजनीतिक पार्टियों में रिश्ते सबसे बड़े अच्छे हैं। मैं पीछे देख रहा था तो किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, जो उस समय प्रधानमंत्री भी रहे हैं लोग, उनके साथ भी आपकी तस्वीरें हैं, तो क्या वो रिश्ते आज भी सबके साथ ऐसे ही हैं? मेरे कभी किसी से कोई राजनीतिक झगड़ा हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं कि जैसे मैंने माननीय मुलायम सिंह जी के सामने चुनाव लड़े, चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि मैं कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहता था, चुनाव इसलिए लड़ा कि अगर आप कभी किसी स्वाभिमान आदमी के इरादों को चकनाचूर करना चाहते हो तो फिर राजनीति ये कहती है और भगवान कृष्ण की गीता भी ये कहती है कि हमें उस संघर्ष में जाकर उसको फेस करना चाहिए। इसलिए मैंने उनके सामने, जब उन्होंने मेरी सिटिंग सीट पे, यानी मैं वहाँ से सांसद था, उन्होंने जब मेरी सीट पे जा कर के बगैर बताए नॉमिनेशन कर दिया, हमारे वो तो साथ साथ थे और मैं उन्हें कल भी आज भी बड़ा नेता मानता हूँ। नेता थे वास्तव में, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के। फिर मेरे सामने कोई चारा नहीं आता। फिर इस देश के स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री जो महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने मुझे अवसर दिया और कहा कि आपको हम अपनी पार्टी से यही उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी से रिश्ते अच्छे थे, अटल जी से रिश्ते अच्छे थे, इसीलिए आप पॉलिटिकल कहीं भी किसी भी धुरी में आप हर जगह फिट होते थे। जी जी जी। तो मैंने उनसे बाखुशी, क्यों मेरे सामने कोई रास्ता था नहीं, मैंने चुनाव लड़ लिया। अब कई लोग उसको अदरवाइज लेते हैं, अब इसमें हम क्या करें। तो कुल मिलाकर के मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं। मैं एक आर्य समाजी विचारधारा का सीधा साधा अच्छे किसान का बेटा हूँ। कल भी देशभक्ति अपने मन में थी, आज भी है, और जब तक जिंदा हूँ देशभक्ति मेरे मन में रहेगी। चुनाव लड़ने तो कोई इनकार नहीं, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं अगर लोग चाहते हैं और पार्टी वापस से आपको ये करती तो आप जनता के बीच में होंगे। नहीं, कोई इनकार नहीं है, चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र की परिभाषा है ये, और पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पूरे इरादे से काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये कि मैंने अपनी उन सांसद और उन लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से रोजगार दिया है। हाँ, हमारे परिवार का एक चीनी मिल
बदायूं में एक कासगंज में, यानी संभल से लेके बदायूं और कासगंज तक हमने लोगों को रोजगार दिया है और हम लोगों को रोजगार देते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि बहुत कम उम्र में जो आपकी लोकप्रियता थी वही कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी बनी, क्योंकि जो तमाम परिभाषाएं आपके बारे में गढ़ी गई वो उस लोकप्रियता की वजह से थी या आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे उस स्वाभिमान की वजह से थी, जो किसी से बेवजह की बातों पर ना दबने वाला, अपनी बात को मजबूती से कहने वाला, जिद करके आगे बढ़ने वाला, अपने अंदर विश्वास रखने वाला एक नौजवान होता। दूसरे बहुत सारे लोग उसको लाइक नहीं करते। उस बात की हमने कभी परवाह नहीं की, इसलिए हम इस कंट्रोवर्सी में आ गए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमने उन बातों की परवाह नहीं की। एक दिन मैं माननीय चंद्रशेखर जी से एक सवाल मैं कर रहा था भौंसी आश्रम पे। मैंने कहा कि अध्यक्ष जी, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि डीपी यादव, क्यों इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हो? आप अपना काम करते चलो, अच्छा काम करते चलो, कहने दो कोई क्या कहता है। उस बात को हमने मान लिया, इसलिए कभी किसी की ऐसी लाइनों को कोई जवाब देने का काम नहीं किया। अब एक आध सिरफिरा कोई पत्रकार एक आध तो 150 में निकल ही आता है कि कभी कोई बेवजह की बात कहता है, बेवजह की बात कहता। मेरी किसी पत्रकार से कोई रंजिश नहीं रही, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, हमने कभी किसी को बदजबानी से नहीं बोले। तो इस तरीके का माहौल बनता रहा, चलता रहा। तकलीफ में जरूर, परेशानी जरूर हुई, क्योंकि लोग जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, अब हम घर घर जाकर किसको सफाई देंगे, किस किस को बताएंगे? हम तो अपने काम के द्वारा ही बताते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और वो काम हमने किया है। वरना मैं सबको नहीं चैलेंज करना चाहता। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हजारों लोगों को रोजगार दिया। मैंने किसानों को खेती करना सिखाया। इस बात का संभल लोकसभा क्षेत्र, बदायूं लोकसभा क्षेत्र इस बात का सबूत है। मैंने अच्छे एग्रीकल्चर फार्म, अच्छी खेती करके वहाँ लोगों को उन्नत बीजों के बारे में बता करके अच्छी फार्मिंग करने का तरीका बताया। और दूसरे व्यापारिक दृष्टिकोण से मैंने लोगों को साथ जोड़ा है, काम किया है, वो आज भी करता हूँ। आखिरी सवाल यहीं पे ये इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। ऐसी वो कौन सी इच्छा होगी जो आप वापस से पार्लियामेंट पे जाते हैं तो जिसको पूरा करना चाहेंगे, या लगता है कि ये काम नहीं कर पाया हूँ, इसको हो जाना चाहिए था? देखिए, मेरी ज़िंदगी में शिक्षा का बहुत अभाव रहा है। हालांकि मैं यहाँ से लेकर BHU तक पहुँच गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा गांव, मेरा इलाका पड़ गया। यानी दिल्ली की तलेठी में बसा हुआ नोएडा क्षेत्र के गांव का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ जब मैंने ग्रेजुएट किया तब तक लड़की और लड़कों का कोई स्कूल ही नहीं था। अच्छा। पहला महिला विद्यालय मैंने अपने भाई के नाम से बनाया। आज वहाँ की लड़कियाँ बाहर मुल्कों से गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। अभी हमारी 2 लड़कियाँ स्कूल की नेपाल से गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। और हमारा यदु पब्लिक स्कूल जो है उसके बीच में एक ही लड़का इसमें ITN के सिलेक्ट हुआ है। पूरे नोएडा में यदु पब्लिक स्कूल का अकेला बच्चा ITN के रूप में सिलेक्ट हुआ है। ये हमारी उपलब्धि, हमारी मेहनत है, हमारे स्टाफ की, हमारे प्रिंसिपल की, हमारे लोगों की मेहनत। मतलब जो कसक रह गई थी वो दूसरों के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। अभाव तो इसलिए अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करूँगा, क्योंकि उसका बहुत अभाव रहा है। मतलब आज भी हमारे गांव की बुजुर्ग औरत और हमारे उम्र की, और मतलब उनको आज भी मतलब ए आ कै ख गए कुछ आता ही नहीं है। तो ये स्थिति ऐसे समाज में पल करके बढ़ के आराम आगे आए। हमारे इलाके में चलने के रास्ते भी नहीं थे, ये तो नोएडा अब बन गया जी। अदरवाइज जब मैं पहली बार विधायक बना तो वहाँ चलने के रास्ते भी नहीं थे, तब नोएडा नहीं बना था। तो वहाँ हमने स्कूल खुलवाए, बच्चों को शिक्षा दी। आज भी लगातार हम शिक्षा दे रहे हैं और कोशिश रहेगी हम अच्छी शिक्षा दें। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा के रूप में कितनी बार का कार्यकाल रहा होगा अपना? मेरा एक बार लोकसभा में रहा हूँ, एक दफ़ा राज्यसभा में रहा हूँ, लोकसभा में रहा हूँ, राज्यसभा में रहा हूँ, 5 बार विधायक रहा हूँ, 1 बार मिनिस्टर रहा हूँ। तो डीपी यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो इस तरह का नाम है जिसपे जो एक लाइब्रेरी आप समझिए, क्योंकि कई अलग अलग कार्य क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। और डीपी यादव को जो डीपी यादव बनाता है ना, वो आप इस इंटरव्यू को देख करके समझ गए होंगे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, आरोप का हो, प्रत्यारोप का हो, सियासत का हो, शिक्षा का हो, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं।
जिन मुद्दों को मैंने नहीं उठाया उस पर भी वो आगे जाकर के बात की और वो बताए कि वो इसी तरह से हैं और यही वजह है कि उनका नाम इतना बड़ा हो गया। सियासत के क्षेत्र में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और उस जमाने के जो सबसे बड़े लोग थे उनको चैलेंज भी किया। और चैलेंज इसलिए किया कि बात वजूद की थी, बात वजूद के टकराहट की थी। अगर नहीं करते तो इतिहास शायद माफ नहीं करता और शायद वहां समझौता कर लिए होते तो आज यहां नहीं होते या इस तरह का यूथ उनका दीवाना नहीं होगा। फिर बात करेंगे और जल्दी ही बात करेंगे। हो सकता है कि अगर सियासत की तरफ अगला कदम बढ़ता है तो फिर अगला इंटरव्यू लेकर के मैं आने की कोशिश करूंगा और कोशिश रहेगी कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं। मुझे बहुत खुशी हुई सर्वेश जी, क्या आपने बेबाकी से मेरे सवाल के मुझे जवाब देने का मौका मिला। बहुत कम पत्रकार होते हैं जो आपकी तरह खोजी पत्रकार के रूप में उन सारी बातों को, सारे मुद्दों को छेड़ना चाहते हैं जो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं। तो कभी भी मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, कहीं से कैसे ही कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और अच्छे रूप में दूंगा।